हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में और डेली डोज ऑफ पॉलिटी में आपके आज क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। ये क्वेश्चंस बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और इसकी रेलेवेंस सिर्फ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए नहीं है, ये आपके क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चंस है तो बाकी आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जैसे CDS असिस्टेंट कमांडेंट या फिर UPSC भी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी है, लेकिन यूजुअली ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बात कर रहे हैं तो देखिए दोस्तों, हमने अपना क्रैश कोर्स जो है वो लॉन्च कर दिया हुआ है और इस पर काफ़ी बच्चों ने एनरोल कराया हुआ है, ठीक है जी। और हमारा अर्ली बर्ड ऑफ़र अभी भी वैलिडेटेड है और ये 2,999 रुपये में ले सकते हैं आप। और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको sleepyclasses.com पे मिल सकती है। और अगर इसके बारे में आपकी कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज /r are listed among directive principle in part 4 of the Constitution of India। तो ये हमारे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और ये हमारे ऑप्शंस दिए, इनमें से आपको देखना है कि कौन कौन से करेक्ट हैं। तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? बी। देखिए इसमें 1 और 2 ये करेक्ट है, ये नहीं है और ये भी नहीं है, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं। देखिए 1 और 2 जो है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल पार्ट 4 में दिए हुए हैं, ठीक है। अब आर्टिकल 39 क्या कहता है कि सर्टन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी जो है वो स्टेट को फॉलो करने पड़ेंगे इस चीज़ के लिए। और स्टेट इन शेल पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग, क्या सिक्योर करना है? सबसे पहले इसमें 39D में दिया हुआ है कि देयर इज़ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। इसका एग्जाम्पल आपको मैं दे सकता हूँ कि आपका महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है, ठीक है, वहाँ पे आपकी जो मिनिमम वेज रखी जाती है पर डे, ठीक है, सपोज़ अगर 200 रुपीज़ है तो उसमें अगर मेन है या वुमेन है दोनों को सेम मिलेगी। तो ये यहाँ से आया क्योंकि एक डायरेक्शन दी हुई है स्टेट को, ठीक है। फिर आर्टिकल 44 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में वो क्या कहता है कि एक ड्यूटी है स्टेट की टू सिक्योर सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब कि सारी पूरे कंट्री में एक सेम लॉ और रूल होना चाहिए, ठीक है। ये आर्टिकल 44 में है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन में आते हैं कि वोट ऑन अकाउंट, ये इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो वोट ऑन अकाउंट का मतलब क्या है? वोट ऑन रिपोर्ट ऑन CAG to meet our unforeseen expenditure, C appropriating funds pending passing of budget या फिर बजट। तो इसका सही जवाब क्या है? appropriating funds pending passing on budget, ठीक है। अब देखिए अब वोट ऑन अकाउंट कहाँ पे दिया हुआ है? ये आर्टिकल 116 में दिया हुआ है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये क्या है? ये एक ग्रांट होता है, ठीक है, एक एडवांस में ग्रांट होता है। जैसे कई बार हम अपने पेरेंट्स से मांग लेते हैं ना कि जी इस चीज़ की अनफोर्सिन, हम हॉस्टल में होते हैं और हमें जो है ये चीज़ें चाहिए हुई हैं, ठीक है, कि बुक्स चाहिए हैं या किसी टूर पे जाना है। उसी तरीके से एक ग्रांट एडवांस है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से लेते हैं, किस चीज़ के लिए? एक शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर के लिए, ठीक है। और ये नीड्स कहाँ से आती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है। आर्टिकल 116 पे है और ये जनरली जो है ये फ्यू मंथ्स तक लास्ट करता है, जब तक कि आपके फाइनेंशियल ईयर किक इन नहीं करता है। तो दोस्तों बताइए कमेंट सेक्शन में कि हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन से डेट से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अब हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं तो वो कहाँ से आता है? आर्टिकल 266 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डिफाइन करता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आर्टिकल्स आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, ठीक है जी। जहाँ से क्या है कि विच वेयर ऑल द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ टू बी टैक्सेस फंड्स रेज्ड बाय लोन्स, ठीक है जी। आपके जो लोन से आपके जो या टैक्सेस से निकल रहे हैं और इंटरेस्ट जो है लोन से या फिर पोर्शन ऑफ टैक्सेस जो स्टेट से वो होता है इसमें, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया कब सेलिब्रेट होता है, ठीक है जी। अब इसका देखिए दोस्तों, इसका आंसर जो है 26 नवंबर है, ठीक है। दिस इज़ 26 नवंबर। अब ये चीज़ आपको कहाँ मिलेगी? ये आपको प्रियम्बल में मिलेगी। दिस विल बी इन द प्रियम्बल। तो दोस्तों प्रियम्बल की कौन सी लाइन है? लास्ट की जो लाइन है वो कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या दी हुई है, ठीक है। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन डे को हम संविधान दिवस भी कहते हैं और ये हमारे कंट्री में 26 नवंबर हर साल कमेमोरेट किया जाता है। किसके लिए? अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको यहाँ से हिंट मिल ही गया होगा, लेकिन आप लाइन प्लीज़ लिखिएगा कमेंट सेक्शन पे, ठीक है। अब देखिए 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि इफेक्टिव कब हुआ था?
26 जनवरी 1950 थी, ठीक है जी, नेशनल लॉ डे। ओके। अब मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने 19 नवंबर 2015 को नोटिफाई किया था कि इसका डिसीजन लिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि 26 डे ऑफ द नवंबर को हर साल कॉन्स्टिट्यूशन डे या फिर संविधान दिवस हम मनाएंगे, ताकि हम कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ जो हैं वो बांट सकें उसमें हमारे सिटीजन्स में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि विच ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ द राइट टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इवन दो ही इज़ नॉट अ मेंबर। ठीक है, तो अगर कई बार इसमें जैसे वाइस प्रेसिडेंट आ गया, अटॉर्नी जनरल आ गया, कंपाउंडर ऑडिटर जनरल आ गया, तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आप बताइए कि इन ऑप्शंस में से कौन कौन से जो हैं पार्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। ठीक है जी, वैसे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन कौन से पार्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 88 क्या कहता है। आर्टिकल 88 में ये मेंशन किया है कि एवरी मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है जी, शेल हैव द राइट टू स्पीक इन, अदरवाइज टू टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग ईदर हाउस। ठीक है जी, किसी भी हाउस में वो पार्ट ले सकते हैं, बोल सकते हैं, और किसी जॉइंट सिटिंग जो है हाउस की वो भी कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट कौन कन्वीन करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा या स्पीकर ऑफ राज्यसभा? हु कन्वीन्स द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये आपके जो अटॉर्नी जनरल है वो बोल भी सकते हैं और पार्ट भी ले सकते हैं प्रोसीडिंग में। ठीक है जी, और किसी भी कमेटी ऑफ पार्लियामेंट में जिसमें उनका नाम लिया गया है एज अ मेंबर। ठीक है जी, लेकिन इस आर्टिकल के वर्चू के अकॉर्डिंग वो ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू वोट, मतलब वोटिंग राइट उनके पास नहीं है। ठीक है दोस्तों, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 88। चलिए अगले चलते हैं कि अ सीट ऑफ एमपी कैन बी डिक्लेयर्ड वेकेंट इफ़ ही इज़ एब्सेंट फ्रॉम द हाउस फ्रॉम कंटिन्यूस पीरियड ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे मंथ्स दे दिए हुए हैं, बट इसमें आपको एक बड़े सिंपल रूल है, 60 डेज़ है। तो 60 डेज़ का मतलब क्या हुआ? 2 मंथ्स। 2 मंथ्स इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें देखते हैं कि आर्टिकल 110 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या कहता है। इसमें सीधे सीधे तौर पे लिखा है कि इफ़ फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज़, 60 दिन का टाइम पीरियड, मेंबर ऑफ ईदर हाउस, मतलब कि राज्यसभा भी या फिर लोकसभा भी, ठीक है जी, हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज़ विदाउट परमिशन ऑफ द हाउस। विदाउट परमिशन ऑफ हाउस मतलब सपोज़ अगर किसी ने लोकसभा या राज्यसभा या फिर किसी भी कंसर्न्ड जो उस टाइम पे चेयर पे हैं बैठे हुए उनसे परमिशन ली है या फिर इन्फॉर्म किया हो या कहीं बाहर गए हों कंट्री पे, तब तो ठीक है। अगर बिना किसी रीजंस के 60 दिन से ज़्यादा कॉन्टीन्यूस चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, अगर वो 59th डे पे आते हैं तो वो कॉन्टीन्यूस पीरियड नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो कॉन्टीन्यूस 60 डेज़ का टाइम पीरियड है। अगर वो एब्सेंट होते हैं ऑल मीटिंग से तो हाउस में डिक्लेयर हिज सीट वेकेंट। ठीक है जी, लेकिन प्रोवाइडेड वही है कि कंप्यूट जो करना है सेट पीरियड 60 डेज़ का, नो अकाउंट शैल बी टेकन एनी पीरियड ड्यूरिंग विच हाउस इज़ प्रोरॉग्ड और एडजर्न्ड। मतलब कि अगर कोई हाउस जो है वो एडजर्न्ड है या प्रोरॉग्ड है, मतलब कि बर्खास्त है, तो इसमें 4 कॉन्सिक्यूटिव डेज़ का प्रावधान दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो दोस्तों ये थे आज के जो हैं डेली डोज ऑफ पॉलिटी। ठीक है, तो अब चलते हैं। ठीक है, आप बस एक काम कीजिए, अपनी रिवीजन जो है वो ज़रूर रखते रहिए, क्योंकि दोस्तों पॉलिटी के क्वेश्चंस हमें लगते बहुत इजी हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। ठीक है, चलिए टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय।